नमस्कार दोस्तों, वैक्स आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द सिनेरियो ऑफ डिफेंस इन इंडिया और इंडिया ने हाल फिलहाल अपनी डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए कौन कौन से नए हथियार खरीदे हैं, कौन कौन से नए डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, मिलिट्री सिस्टम्स खरीदे हैं। इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दुनिया के 15 सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर नेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले रैंक 1 दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग इन बिलियन डॉलर्स है 711 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर आप यहाँ पे इंडिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो इस वाले डायग्राम में आपको नजर आएगा कि इंडिया की जो टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग है इट इज 48.9 यानी कि 2.6% ऑफ इट्स ओवरऑल जीडीपी। लेकिन हाल फिलहाल की एक न्यूज़पेपर कटिंग में देखें तो 2019 में भारत 71.1 बिलियन डॉलर मिलिट्री स्पेंडिंग के साथ ही बन चुका है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर। तो ये रीसेंट डेटा है जिसे हमें याद रखना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है विद द फिगर ऑफ 71.1 बिलियन डॉलर। और हमने ऐसा अचीवमेंट हासिल करने के लिए किस देश को पीछे किया है? इट इज रशिया। रशिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है इट इज 65.1 बिलियन डॉलर, अब वो 4th पोजीशन पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है बाय अ स्टॉकहोम बेस्ड इंस्टीट्यूट नोन एज सीप्री, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो हमने देखा था कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है सऊदी अरेबिया, सेकंड नंबर पे है इजराइल, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ये देखिए यहाँ पर ऊपर से 6th पोजीशन पे आता है। और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज 8.8%। मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस नेशंस, अगर इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, ये देखिए यूएसए का, अगर आप इस पाई चार्ट में देखेंगे कि दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग का कितना बड़ा चंक अकेले यूएसए का है। इंडिया का शेयर अभी भी बहुत कम है पर फिर भी हम 3rd पोजीशन पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो सीप्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीप्री के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। सीप्री 1966 6th ऑफ मई को स्टार्ट हुआ इन द सिटी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन और इसका हेडक्वार्टर है सोलना। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम है बहुत अलग अलग एनालिसिस करना, डेटा प्रोवाइड करना ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड विद डिफेंस, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और इतना ही नहीं ऑन द डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। ये जो सीप्री है ये हर साल अलग अलग तरह की अपनी रिपोर्ट्स को जारी करता है। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स इज ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स। जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो है उसका 2019 का एडिशन, यानी कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2019 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर इस रिपोर्ट को एक बार एनालाइज करें और भारत की स्थिति को जांचने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि 2015 से लेके 2019 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है आफ्टर सऊदी अरेबिया। और हमने आर्म्स को इंपोर्ट तो किया है तो किसी देश से किया होगा, वो देश कौन सा है? इट इज प्राइमरीली मॉस्को, यानी कि रशिया। हम देखेंगे कि जो पहले इंडिया का शेयर था जब हम लोग कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे तो 72% वो रशिया से हुआ करता था। लेकिन इसका शेयर इस दौरान यानी कि 2015 to 19 इस कालखंड में हम देखेंगे कि वो गिर के 56% हो चुका है। और अगर दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री यानी कि आर्म्स इंपोर्टर्स की बात करें तो उसमें टॉप 5 नेशंस हैं सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और ये सभी 5 देश मिला के अकेले कुल आर्म्स इंपोर्ट का लगभग 36% अकेले इंपोर्ट करते हैं। इंडिया ने रशिया से जो आर्म्स खरीदने का सिलसिला कोल्ड वॉर एरा में यानी कि 1971 में इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ था, जब से इंडिया की डिफेंस परचेजेस फ्रॉम द रशिया यानी कि उस टाइम का यूएसएसआर से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि अब गिरना शुरू हो रही है। जैसे कि हमने देखा कि 72% से गिर के 56% हो गई। तो क्या हम किस देश के साथ फिर ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये यूएसए है? नहीं। अगर हम इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो रशिया और यूएस दोनों से कम हुआ है इन परसेंटेज टर्म्स। रशिया से इंपोर्ट कम होने के बावजूद जो रशिया का ओवरऑल आर्म्स एक्सपोर्ट है उसका 25% अकेले भारत में एक्सपोर्ट होता है। अगर सीप्री की इसी रिपोर्ट के पिछले संस्करण यानी कि 2010 to 14 की तुलना 2015 to 19
से की जाए तो इसमें हम पाएंगे कि जो ओवरऑल इंडिया का इंपोर्ट रशिया से है वो 47% गिरा है, और जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर 2010 से 14 के बीच में था विच वाज यूएसए, वो उसमें भी हम देखेंगे कि 51% की कमी आई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। इंडिया अब जिन देशों से हथियार खरीदता है उन देशों का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, यानी कि हम सिर्फ एक या दो देशों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि हम अलग अलग हथियार अलग अलग देशों से खरीदना चाहते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MMRCA की 36 एयरक्राफ्ट की डील की थी फ्रांस के साथ में। रफेल विमान दसॉल्ट कंपनी से खरीदा, फ्रांस की 36 विमान खरीदे, जिनमें से कि पहले 5 आए और अभी हाल फिलहाल 3 आए हैं और इनकी डिलीवरी लगातार चालू है। इसके अलावा हमने बहुत पहले लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के समय में स्वीडन की एक कंपनी से बोफोर्स तोपें खरीदी थी। इस तरह से हम देखेंगे कि हम एक या दो देश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते, हम अपने आर्म्स इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाल फिलहाल इसराइल से भी बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफेंस एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स हमने इसराइल के साथ में भी किए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने वहां से भी परचेज किए हैं। और इसी रिपोर्ट में हम देखेंगे कि कैसे इसराइल और फ्रांस के साथ में जो इंडिया का इंपोर्ट है वो इसराइल के साथ में 175% और फ्रांस के साथ में इंडिया का इंपोर्ट 715% बढ़ गया, अगर इन दो रिपोर्ट्स के कंपैरिजन करें, यानी कि 2010 से 14 के पीरियड का मुकाबला अगर हम करें 2015 से 19 की रिपोर्ट से। जब हम लोग डिफेंस इंपोर्ट की बात करेंगे इंडिया में, तो सिर्फ अमेरिका और रशिया जैसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर ही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत सारे छोटे देशों से, जिनका कि डिफेंस एक्सपोर्ट मैप में बहुत ज्यादा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा रसूख नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे भी परचेजिंग की है डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि स्कैंटर 6000 रेडार्स हमने डेनमार्क से खरीदे, एम्ब्रायर ERJ 145 जेट्स, एम्ब्रायर ERJ 145 जेट्स फॉर अ होम ग्रोन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, ये हम लोगों ने ब्राजील से खरीदा। ACTAS सोनार सिस्टम्स, ये हम लोगों ने जर्मनी से खरीदा। ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग इटली से और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी हमने परचेज की हैं। अगर बात इंडिया के डिफेंस की हो और इसमें पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो एक बार को पाकिस्तान के साथ में भी इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर नेशन है रशिया। जैसे कि हमने पहले देखा कि अभी भी रशिया अपनी ओवरऑल हथियारों का लगभग 25% भारत को एक्सपोर्ट करता है। उसी तरह से पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है वो इस वक्त चाइना है। पाकिस्तान अपने ऑलमोस्ट 51% डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपनरी चाइना से इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है, और ये डेटा 2015 टू 19 में बढ़ के 73% हो गया। जहां एक तरफ 2010 से 14 में ये डेटा 51% था पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान का चाइना से हथियारों का इंपोर्ट 51% 2010 से 14 में था, 2015 से 19 में वो बढ़कर 73% हो गया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका ने 2018 में पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया। और इसमें कितनी कमी आई है अगर इसको डेटा में देखें तो यूएस जहां 2010 से 14 के बीच में पाकिस्तान के कुल हथियारों का लगभग 30% देता था, एक्सपोर्ट करता था, वहीं अब 2015 से 2019 के बीच में पाकिस्तान के कुल आर्म्स इंपोर्ट का सिर्फ 4.1% यूएसए से हुआ है। जिस पीरियड में यानी कि 2015 टू 19 भारत आर्म्स इंपोर्ट में दूसरे रैंक पे था, उसी कालखंड में पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट में दुनिया में 11वें स्थान पर था। पाकिस्तान का हमेशा से हम जानते हैं कि पाकिस्तान को 3A चलाते हैं, ऐसा हमेशा से कहा जाता रहा है, यानी कि अमेरिका, आर्मी एंड अल्लाह। अल्लाह का मतलब यहाँ पे है रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स, आर्मी का मतलब है उनका जो डीप स्टेट है पाकिस्तान आर्मी और ISI, और तीसरा अमेरिका। हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं, पाकिस्तान को हमेशा से यूएस से हथियारों की सप्लाई करता रहा है। पर ये जो समय था जबकि अमेरिका की नजदीकियां ऑब्वियस रीजंस की वजह से भारत की तरफ बढ़ी, तो उनको भारत और पाकिस्तान किसी एक को चुनना था। जब उन्होंने भारत को चुना तो पाकिस्तान से ऑब्वियसली दूरियां उनको बनानी थी, और वो साफ साफ यहाँ पे डेटा में नजर आ रहा है कि यूएसए ने आर्म्स एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान कम कर दिया, जो कि पहले 30% था वो 4.1% हो गया। तो पाकिस्तान ने ऐसे समय में अपने आर्म्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने भी डाइवर्सिफिकेशन किया है, और अब उनकी नजदीकियां चाइना और टर्की जैसे देशों के साथ में बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, रशिया जिसने कि पूरे कोल्ड वॉर इरा के दौरान पाकिस्तान से दूरियां बनाए रखी, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, आज तक कोई भी रशिया का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर नहीं गया, वो रशिया आज पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। तो ये थी एक क्विक एनालिसिस ऑन द रिपोर्ट ऑफ सीप्री। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि हाल फिलहाल भारत ने
अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं। पहले शुरुआत करेंगे नेवल परचेजेस से। तो ये देखिए पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कुल 2,96,800 करोड़ रुपयों के इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स परचेज किए हैं फॉर इंडियन नेवी। और इसकी जो लिस्ट है उसको अगर हम लोग एक बार पढ़ें तो देखेंगे कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स, ये हम लोगों ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की परचेज की है। इसके अलावा हम लोगों ने रशिया से जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसको लीज पे लिया है। दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी भारत की, ये 5,400 करोड़ रुपए की हमको पड़ी है। इसके अलावा हमने 7 स्टिल्थ फ्राइगेट्स खरीदे हैं 45,400 करोड़ रुपए के। हमने 6 फ्लीट सपोर्ट शिप्स खरीदी हैं। जब आप जानते हैं कि एक फ्लीट जो होती है उसकी वो एक बहुत ही बड़ा एक काइंड ऑफ नेवल बेस होता है। उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, उसके साथ में बहुत सारे फ्राइगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक फ्लीट को सपोर्ट करने वाली जो शिप्स होती हैं उनको हम लोग फ्लीट सपोर्ट शिप्स कहते हैं। उसमें फ्राइगेट्स, कॉर्वेट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे 6 फ्लीट सपोर्ट शिप्स हमने 24,000 करोड़ रुपए की लागत से परचेज की हैं। साथ ही साथ 150 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स 15,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने परचेज किया। 139 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदा है हमने 60,000 करोड़ रुपए की लागत से। 4 बोइंग P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हमने खरीदा है 7,000 करोड़ की लागत से। 4 से 6 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बनाने की टेक्नोलॉजी और उसकी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमने परचेज किए हैं अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस की लागत से। 24 माइन काउंटर मेजर वेसल्स खरीदे हैं 36,000 करोड़ रुपए की लागत से। 2 मिड गेट सबमरीन्स फॉर स्पेशल ऑपरेशंस, ये परचेज की हमने 2,000 करोड़ रुपीस की लागत से। और सबमरीन्स में लगाने के लिए हमने कुछ रिफिटिंग्स खरीदी हैं 10,000 करोड़ रुपए की लागत से। और एंटी सब शैलो वाटरक्राफ्ट खरीदा है 16 की संख्या में 16,000 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये कुल मिला के होते हैं हमारे हाल फिलहाल के नेवल परचेजेस, जिनकी कुल लागत है 2,96,800 करोड़ रुपए। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि एयरफोर्स की कौन कौन सी हाल फिलहाल परचेजेस हुई हैं। इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कई दफ़ा हमको मिल जाते हैं और ऐसे डेटा हमारे पास नहीं होते तो हम परेशान होते हैं और अल्टीमेटली हमको वो क्वेश्चन छोड़ना होता है। तो इसलिए ये डेटा एक जगह कंपाइल करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उसको जल्दी से देख लेते हैं कि एयरफोर्स परचेजेस कौन कौन से हाल फिलहाल भारत ने किए हैं। उनमें आता है सबसे पहला बहुत ही पॉपुलर 36 राफेल मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको MMRCA भी बोलते हैं। इसकी लागत 63,000 करोड़ रुपए की आई है। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने, हमारे पास पहले से जैगुआर एयरक्राफ्ट्स हैं, इसकी री इंजीनियरिंग और अपग्रेड हमने कराया है। ये 125 की संख्या में हुआ है। इसकी कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आई है। फिर हमने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के साथ में को डेवलप जो हम कर रहे हैं उसकी को डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही हमने एवरो एयरक्राफ्ट रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट भी खरीदा है 56 की संख्या में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से। हमने हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स खरीदे हैं 20 की संख्या में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से। जब भी एयरक्राफ्ट पायलट्स की ट्रेनिंग करानी होती है तो उसके लिए हम लोग जो हमारे जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स हैं उन पे ट्रेनिंग नहीं होती, उसके लिए पहले एक ट्रेनर जेट्स होते हैं, यही हैं वो सारे एयरक्राफ्ट्स। इसके बाद हम लोगों ने कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं यूएसए से। अपाचे बहुत ही पॉपुलर एयरक्राफ्ट हैं, बहुत ही पॉपुलर एयरक्राफ्ट नहीं ये हेलीकॉप्टर्स हैं, और 22 की संख्या में खरीदा है 8,500 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा दूसरा एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर आता है चीनूक नाम से, ये भी अमेरिका का है और ये 15 की संख्या में हमने खरीदा है 6,600 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हमने बहुत सारे खरीदे हैं 384 की संख्या में 13,500 करोड़ रुपए की लागत से। और कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमने परचेज की हैं इसराइल से 30,000 करोड़ रुपए की लागत से, और इनकी कुल लागत आती है 1,72,600 करोड़ रुपए। ये कुल कीमत है जितने की परचेज हमने अपनी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए की है। और अब देख लेते हैं हमने आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन कौन सी हाल फिलहाल परचेजेस की हैं। इनकी कुल वैल्यू है 1,81,450 करोड़ रुपए, और इस अमाउंट में हमने खरीदा है बहुत सारे आर्टिलरी गन, यानी कि 28,450 करोड़ रुपए की लागत से कुछ आर्टिलरी गन्स हमने प्रोक्योर की हैं। आप जानते होंगे कि अमेरिका से हमने हाल फिलहाल होवित्जर आर्टिलरी गन्स खरीदी थी। इसके अलावा हमने 2 रेजिमेंट ऑफ पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये 5,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने खरीदे हैं। इसकी 2 रेजिमेंट पूरी तैयार की है। इसके अलावा शॉर्ट एंड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमने परचेज की है 30,000 करोड़ रुपए की लागत से। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमने परचेज की है 30,000 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये परचेज किया है हमने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हमने परचेज किया है 50,000 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत सारी राइफल्स, कार्बाइंस, मशीन गन्स और साइट्स खरीदी हैं हमने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से।
एंड फाइनली हमने बहुत सारे यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको हम ड्रोन्स भी कहते हैं वो परचेज किए हमने 6,000 करोड़ रुपए की लागत से, और इनका टोटल आता है 1,81,450 करोड़ रुपए। तो ये तो हो गए हमारे ओवरऑल डिफेंस परचेजेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक भारत इस तरह से आर्म्स इंपोर्ट में अपना जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेन करेंसी है उसको ऐसे ही खर्च करता रहेगा? क्या हम हमेशा इंपोर्टर ही बनकर रहेंगे? क्या हम कभी एक्सपोर्टर नहीं बन पाएंगे? अगर हम लोग अभी अपना आर्म्स एक्सपोर्ट स्टेटस देखें तो जैसे हम इंपोर्टर आर्म्स इंपोर्टर में ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे हैं, उसी तरह से आर्म्स एक्सपोर्टर की लिस्ट में हम 23वें नंबर पर आते हैं। कम से कम दुनिया के 25 बड़े देशों में तो हम शामिल हो गए। और अगर जब 23वें नंबर पर आते हैं तो आखिर हम एक्सपोर्ट करते किसको हैं? तो हमारे जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं ये हैं म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देश। लेकिन अगर ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का शेयर देखें, एक्सपोर्ट का शेयर देखें, तो उसमें हम सिर्फ 0.2% आर्म्स एक्सपोर्ट में शेयर होल्ड करते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत में भारत ने 1 अक्टूबर से बहुत सारी नई पॉलिसीज शुरू की हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अब ज़्यादा उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अब आकर यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करें। इंडिया में जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी जाकर हम डिफेंस एक्सपोर्टर बन पाएंगे। अकेले गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर अगर इसमें हमेशा की तरह से काम करती रहेगी तो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्टर कब बन पाएगा ये हम नहीं कह सकते। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आगे आना होगा। और देखिए, अगर हम यहाँ पे अपने डिफेंस सेक्रेटरी का बयान देखें तो उनके बयान से साफ साफ नजर आता है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए राहें आसान बनाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं AK गुप्ता, उनका कहना है द गवर्नमेंट इज मोर देन विलिंग टू एकोमोडेट द प्राइवेट सेक्टर बाय गिविंग इट एन अपॉर्चुनिटी टू पिक अप 25% शेयर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। यानी कि ओवरऑल भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन है जो कि पहले 100% पब्लिक सेक्टर करता था, अब उसका 25% भारत की सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन करने के लिए तैयार है। तो अगर भारत सरकार ने सही पॉलिसीज बनाई और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर ठीक ढंग से आगे आया अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर और अपने कैपिटल को लेकर, और जो ओवरऑल इकोसिस्टम है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वो ठीक रहा, और अगर पॉलिसी इनिशिएटिव्स करेक्ट रहीं और गवर्नमेंट की तरफ से अगर हेल्प मिली तो भारत शायद किसी दिन हम ये देख पाएं कि जैसे सेकंड नंबर पे वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, शायद कभी वो पहले नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन सके। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वैट्स ICS लखनऊ का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।